वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जहां पर दर्शकों को इंतज़ार होता है उनके सवालों के जवाब का जो देते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानर। तो आज हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानर में जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। और हमारे दर्शक भी हमारे साथ अब फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत दी के मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। हेमंत जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, धन्यवाद आपने अपना सवाल हमें भेजा। और आपने कहा है कि आप 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं पिछले 3 साल से। जी, और सर मेरे दूसरे फंड्स भी का नाम निवेश हैं बताएंगे? ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में। अच्छा, तो मेरे पास केवल फंड हाउस के लिहाज से नाम है सर, मेरे पास फंड्स के नाम नहीं है। आप मुझे फंड्स के नाम बताएंगे? हाँ, मेरे पास आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी फंड है, फिर एक्सिस कॉर्पोरेट डेबिट फंड है। सर ये जानकारी तो आपने हम तक नहीं पहुंचाई शायद व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप में पहुंचा दी थी। एबीएसएल फ्लेक्सी कैप, या एबीएसएल फ्लेक्सी कैप, एक्सिस कॉर्पोरेट डेबिट फंड, देन डीएसपी इक्विटी बॉन्ड फंड, देन एचएसबीसी ईएलएसएस फंड एंड कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये है मेरे कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड और ये है। और कौन सा कहा? मेरा का कौन सा कहा? मेरा का है मेरे पास असेट फंड। फंड का नाम असेट फंड है। आपने एचएसबीसी का कोई फंड ले रखा है? एचएसबीसी का एक फंड लिया हुआ है मैंने, एचएसबीसी ईएलएसएस फंड। और कौन से फंड के नाम बताए आपने? इसके अलावा आपने एक और डेट में कोई फंड बताया ना? मैंने एबीएसएल एक्सिस, एचएसबीसी मेरा कोटक एक्सिस एबीएसएल एक्सिस कॉर्पोरेट फंड, देन डीएसपी इक्विटी बॉन्ड फंड, डीएसपी इक्विटी, एचएसबीसी ईएलएसएस फंड, ठीक है। कोटक इक्विटी। हाँ, ये एक छूट गया था, ठीक है, क्योंकि इसकी अच्छा तो ये कुल मिलाकर आपके एसआईपी, इन सभी में मिलाकर आप 40 के एसआईपी कर रहे हैं? हाँ, और मेरा टोटल निवेश अभी तक का 1 करोड़ है। मेरा टारगेट है 1.5 करोड़ अगले 3 साल में। तो आप पिछले 3 साल से कर रहे हैं, आने और 3 साल के लिए, और अब तक आपने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। अभी आपको 1.5 आपका टारगेट है। जी। और आपने ये फंड्स कहाँ से चुने सर? मैडम, ये मेरे रिटायरमेंट फंड वगैरह सारे मैंने ऐड करके लिए हुए हैं। चलिए, अमोल आपके पास है शायद ये सवाल, थोड़ी और क्लैरिटी आती हुई इस सवाल पर। तो सबसे पहले तो सराहना हेमंत जी, क्योंकि 70 साल की उम्र है आपकी और आप कह रहे हैं कि आप पिछले 3 साल से निवेश कर रहे हैं, तो भी आपने जो है 65 के बाद से ही जो है इक्विटी में निवेश किया है और 3 साल रहना भी चाहते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो की समझ है, जो कि लग रहा है शायद आपके पास है, आपने उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई भी किया हो। तो अमोल ये बताएं, 1 करोड़ ये कह रहे हैं कि इकट्ठा कर चुके हैं पिछले 3 साल में, अब इनका टारगेट है 1.5 करोड़। जी हाँ, तो कविता जी, जहां तक एक सिंपल गणित की अगर बात करते हैं, इनका जो पोर्टफोलियो है ज्यादातर इक्विटी बॉन्ड और बैलेंस, मतलब इक्विटी हाइब्रिड में है, कुछ इक्विटी फंड्स है और जहां तक मैंने ठीक से अगर सुना है तो एक डेट फंड है। अगर मैं ये टोटल समझ के चलूं, इनका 10 से 11% का, हालांकि सिर्फ एक डेट फंड है, इनका 10% के आसपास का अगर इनका सीएजीआर आता है, तो इनकी 1 करोड़ की जो राशि है अभी, वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख या उससे कंपाउंडिंग मिलाएंगे तो उससे थोड़ी ज्यादा बनती है। तो हेमंत जी, आपको जमा करना है इसके ऊपर 20 लाख और आपका निवेश है 40,000 रुपए प्रति माह का। 40,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 1 साल का आपका योर ओन एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ कम्स टू लगभग 5 लाख रुपीस। तो अनादर 3 साल में आपके लगभग 15 लाख रुपए और इसमें जमा हो जाएंगे। आपको इसमें से लगभग 5 से 10 लाख का 5 से 10 लाख रुपए का आपको इसमें से ज्यादा गेन चाहिए। मेरे हिसाब से 3 साल की जो समय है आपके पास, उसको थोड़ा अगर ज्यादा होता है आपको लगभग 3.5 या 4 साल तक, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक होगा। रही बात
म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, तो आपका रिस्क एपेटाइट अगर जानकारी ली है इसकी, क्या आप एक रिस्क टेकर है? आपका अगर ये पोर्टफोलियो रिटायरमेंट का और 70 साल की उम्र में अगर कोई एक मार्केट का क्रैश आता है, मार्केट में गिरावट आती है, तो अगर क्या आप कंफर्टेबल है 6 महीना 1 साल अपने पोर्टफोलियो से नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए? हेमंत जी, कोई सवाल पूछना है आपने? जी, उसमें नेगेटिव मैं बेयर कर सकता हूँ। जी, ठीक है। चलिए, तो अमोल? अगर आपका 3 से 4 साल की अगर आपके पास समय है, तो आप इन स्कीम्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके एसआईपी जो है, अगर इसमें से कोई डेट का एसआईपी है, ब्रेकअप तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई डेट का एसआईपी है, तो उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट का एक अच्छा जंप, अच्छा उछाल आके अगर आप मार्केट अपने गोल के नजदीक पहुंचता हुआ देखते हैं, तो अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार, अपनी एज के अनुसार आप उसको समय से पहले भी इक्विटी से बैलेंस्ड या बैलेंस एडवांटेज या इक्विटी से डेट में आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा इनकम नहीं है, कौन ये है? आपकी रिटायरमेंट की राशि है, तो आप अपने आप को डी-रिस्क भी कर सकते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपना सवाल हमें भेजा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई हो। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर अमित भाटिया हैं। अमित? हेलो जी। अमित नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। गुड आप इवनिंग। बताएं प्लीज। बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपको अपनी बेटी के भविष्य के लिए, बेटे और बेटी के भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है। मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने कहीं कुछ निवेश शुरू नहीं किया है? अभी ऐसे कोई लंबा चौड़ा कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी हमने शुरू नहीं किया है। अभी जो थोड़ा हम बहुत लोग किया अपनी है वो बेटी क्या के लिए है? जी, अभी हम अपनी बेटी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान देखना चाह रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज आई एम अ बिजनेसमैन, तो हमारा जो एनुअल इनकम रहता है वो अराउंड 10 से 11 लाख रुपए के आसपास हमारा रहता है। और आई हैव टू मतलब वन ऑफ माय सन इज ऑफ 7 years of age। ठीक है। And one और आपकी 2 साल की daughter, बेटी है? जी जी जी। तो मुझे तो मैं बताएं कि जानना आप हर महीना कितना निवेश कर पाएंगे सर? हर महीना कितना आप बचा पाएंगे इस निवेश के लिए? अराउंड अगर हम मंथली बात करें तो अराउंड 15 से 20 हजार रुपये, 20,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब आपने इनकी पढ़ाई के मकसद से ही आप निवेश कर रहे हैं पहले तो, है ना? तो अब जी। अगर मैं पकड़ के चलूँ कि आपके बेटे के लिए पढ़ाई का खर्च आपको इकट्ठा करना हो, तो कितने 8-10 साल में आपको कितना पैसा लग जाएगा? अगर मैं बेटे के लिए बात करूं तो मोटा मोटा जो मुझे आज की डेट से एज पर जो चल रहा है, तो मुझे लगता है अराउंड मुझे 25 से 30 लाख रुपए चाहिए होगा मतलब। ठीक है। और बेटी के लिए भी ना? बेटी के लिए आपके पास लगभग समय है 15 साल के आसपास का, 13-15 साल हैं, तो बेटी के लिए भी आप कितना 50 लाख पकड़ेंगे? नियर टू 50 lakhs। चलिए, ये आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी प्लानिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बाकी तो गाइडेंस आपको और भी हमारे एक्सपर्ट देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप एक लक्ष्य आके, अच्छी बात है कि आपने ये तय कर लिया कि आपको एक निवेश की रणनीति अपनानी है, और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना सवाल हमें भेजा। लेकिन उस रणनीति को सुझाने के लिए भी हमें बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं। अब फ़ोन लाइन पर जितना हो सके हम आपसे पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत दर्शक होते हैं जिनको जवाब देना होता है। बहरहाल विश्वजीत जी, आपके पास है शायद ये सवाल, बताएं। जी कविता जी, बिल्कुल। तो भाटिया जी, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ब्रॉडली आप देखें तो अभी एज आपकी तरफ है, 33 इयर्स एज है आपकी, तो और आपके बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनकी अच्छी खासी फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है, स्कोप है बहुत अच्छा। तो मेरी, आपने जैसे इनकम बताया, तो मेरा ये सलाह रहेगी कि कम से कम 30% जो आपकी ग्रॉस इनकम है, 11 लाख रुपए आपने करीब बताया, उतने का आपको हर साल आपको सेविंग करनी चाहिए, और वो निवेश भी करना चाहिए। सिर्फ सेव नहीं, निवेश भी करना चाहिए। तो जब आप निवेश करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे निवेश करना है। तो उसके लिए एक हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, एसेट एलोकेशन अप्रोच। तो आप उसको थोड़ा सा इक्विटी में, मेजॉरिटी इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत डेट और थोड़ा बहुत गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि आपकी एज सिर्फ 33 साल है, तो करीब 60-70% आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इक्विटी एकमात्र ऐसी एसेट क्लास है
लॉन्ग टर्म में उसने बाकी किसी भी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है। तो वहां पे एक बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए, आपके बच्चों के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का। जब आप अपने बच्चों के गोल्स बता रहे थे तो कुछ अंदाजा ले रहे थे, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उनके गोल्स को क्वांटिफाई करें कि आज की तारीख में अगर आप उनकी पढ़ाई करते हैं या शादी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं तो इन्फ्लेशन को जोड़ के जब उनकी असल गोल रिक्वायरमेंट होगी तो कितना पैसा चाहिए होगा। तो आप शायद 30 लाख 50 लाख बोल रहे थे, बट उसको एग्जैक्ट कर लीजिए ताकि हम उसकी प्लानिंग भी एग्जैक्ट कर सके कि आज से उस गोल को अचीव करने के लिए कितना फंड या कितनी एसआईपी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपका एक और सवाल था कि आप फिजिकल एसेट्स में निवेश करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड एसआईपी एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है और वेल्थ क्रिएशन करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो आप आज से ही अब म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों बच्चों के नाम पे अलग अलग गोल्स को डिफाइन करते हुए, लिंक करते हुए एसआईपी स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 20,000 रुपए आप निवेश करना चाहते हैं और कोशिश करें हर साल आप उसमें 5 या 10% की बढ़ोतरी से आप उसमें निवेश करें। तो थोड़ा सा 3-4 स्कीम्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आपके पास काफी लंबा समय है। तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं जो कि एक लार्ज कैप फंड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं और 1-2 स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं जिसमें निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ऐसे 4 फंड्स में आप 5-5 हजार रुपए की एसआईपी स्टार्ट करें और मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगर 12% का रिटर्न भी आया तो आप अपने गोल्स को आराम से अचीव कर पाएंगे। अमित जी, फंड के नाम आपने नोट कर लिए हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं? फंड के नाम हमने नोट कर लिए हैं जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी अपना सवाल हमें भेजने के लिए। अगले दर्शक की ओर हम बढ़ते हैं। अमित कुमार चौधरी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपको अपने बड़े बेटे के लिए निवेश शुरू करना है। जी मैम जी। कितने की एसआईपी करेंगे सर? जी मैम, मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता मैम। मेरा खुद का पोर्टफोलियो सेपरेट है, पर अगले साल मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा और जो मेरा पर्पस था मैम कि 45 इयर्स के बाद मतलब आफ्टर 27 इयर्स उसको फिनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाए और उसको जॉब नहीं करना पड़े, एटलीस्ट उसके बाद वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो मैम उसके लिए हम उसका एक सेपरेट पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहे थे और उसमें हमको एक्सपर्ट का थोड़ा मदद चाहिए होगा। तो हमको हम शुरुआत करना चाहते हैं कोई 7 से 8 हजार रुपए से शुरू करना चाहते हैं जिसको हम हर साल बढ़ाते जाएंगे उसके लिए टिल द टाइम जब तक वो जॉब अचीव नहीं कर पाता है। जब जैसे वो जॉब में चल जाएगा तो फिर उसके बाद वो अपना उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेगा मैम। तो हमको कुछ डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करवा दीजिए मैम, सो दैट कि अगले साल हम उसके लिए शुरू कर पाए पोर्टफोलियो। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि माता पिता होने के नाते आप खुद एक तो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, आपको आर्थिक आज़ादी के महत्व का के बारे में पता है और जिस तरह से आर्थिक साक्षरता की कमी हम देखते हैं कि घरों में ही होती है, तो बच्चों को तो लोग बचत के आगे पहुंचा ही नहीं पाते हैं। निवेश तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप ऐसे शख्स हैं जो समझते हैं उसकी ज़रूरत, आपका खुद का पोर्टफोलियो भी है। इनफैक्ट आप चाहते हैं कि आपके बेटे को जल्द से जल्द आर्थिक आज़ादी भी मिले और कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद उसकी जिम्मेदारी, वो आर्थिक आज़ादी का जो बागडोर है वो खुद आपका बेटा संभाले, इसके लिए आप उसको सक्षम बनाना चाहते हैं। मुबारक हो इस सोच के लिए और उम्मीद यही करते हैं कि सभी माता पिता जो सुन रहे हैं आपको, आपसे सीख लें। अमोल, आपके पास है ये सवाल, शायद बताएं। कविता जी ने जैसे कहा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत शुभकामनाएं। आप 18 साल की उम्र से अपने बेटे को निवेश के बारे में जानकारी ही नहीं, उनके लिए एक पहल भी आप कर रहे हैं। तो आपने जो शुरुआत में सवाल भेजा था उसमें आपने 30 साल का आपका समय अवधि बताया था और अभी जैसे आपसे जानकारी मिल रही, जैसे ही उनकी जॉब लग जाएंगी आगे थोड़ा बड़े होने के बाद में, तो अपना खुद कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कई बार सुना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, स्कीम्स की भी हम बात करेंगे। उसके पहले कई बार हमने सुना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपके लिए कुछ मैंने एक नंबर्स, आंकड़ों का गणित मैंने कुछ किया है। आपका अगर 8,000 रुपए का एसआईपी है और सालाना आप उसको 6% से बढ़ाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि हर किसी की आमदनी अगर मोटे तौर पे बढ़ती है हर साल पे, तो आपका निवेश भी बढ़ना चाहिए। अगर आपका 8,000 का एसआईपी है
आप हर साल उसमें 6% की मात्रा बढ़ाते हैं और अगर आपको 12% का मार्केट से रिटर्न आता है तो 10 साल में आप लगभग 22 से 25 लाख रुपए की राशि आपके बेटे के लिए जमा हो जाएगी। लेकिन आपने जो अपने सवाल में शुरुआत में बताया था हमको 30 साल की अवधि अगर आपके पास होती है तो ये 22-25 लाख रुपया बढ़ के 10 साल में 30 साल के अंत तक ये 4 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा कॉर्पस हो जाता है। तो इससे ज्यादा बड़ी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की कोई हम दूसरा उदाहरण नहीं दे सकते। आपने फंड्स के नाम भी पूछे थे। आपकी शुरुआत करने की राशि 8,000 रुपए है। उसके लिए आप एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देखिए, लार्ज एंड मिड कैप एक फंड है, उसमें एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरफ आप जा सकते हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। चूंकि आपकी अवधि 10 साल, 20 साल, 30 साल या उससे भी ज्यादा है तो मेरा ये आपसे सुझाव रहेगा पहले 3 साल आप इसमें बिना किसी कोई इसमें बिना विदाउट एनी ब्रेक आप इसको कंटिन्यू करते रहे और उसके बाद हर 1 साल बाद आप अपनी स्कीम्स को जांचे परखे, उसको पीयर ग्रुप के साथ उसका परफॉर्मेंस कंपेयर करते रहे और उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित, कोई सवाल पूछना है आपने अमोल से? मैम सिर्फ एक ही सवाल पूछना था। पीपीएफएस का जो फ्लेक्सी कैप है वो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो सेम पोर्टफोलियो मतलब सेम चीज हम अपने बेटा पे रखने पे कोई ये नहीं है ना? इसमें आपका टोटल पोर्टफोलियो और उसमें पराग पारिक का एक्सपोजर कितना होगा? अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 50 लाख है तो शायद पराग पारिक 5 लाख है तो शायद 10% है। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं आपका एग्जिस्टिंग वेटेज कितना होगा? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनील शर्मा जी का मैं सवाल लूँगी। कतर से सवाल भेजा है इन्होंने ट्विटर के ज़रिए। विश्वजीत जी, आपके पास है ये सवाल और इन्होंने अपने लिए पिछले 12 साल से एक निवेश रणनीति भी बना रखी है। ये 10 साल से निवेश कर रहे हैं, 12 साल से कतर में रह रहे हैं। एचडीएफसी टॉप 100 मिड एसेट का लार्ज कैप है, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप है, टाटा डिजिटल इंडिया, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज है और 5 लाख लमसम निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज में, एबीएसएल बैलेंस एडवांटेज और कोटक बैलेंस एडवांटेज में है। और साथ ही एचडीएफसी टॉप 100 में भी इन्होंने जो है लमसम निवेश कर रखा है, मिड एसेट में भी कर रखा है। चलिए, इनके अलग अलग पहलू हैं सवाल के, तो मेरे ख्याल से फ़ोन लाइन पर अगर होते तो अच्छा होता। बहरहाल फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन काफ़ी विस्तार से सवाल पूछा है। बताएं किससे शुरुआत करना चाहेंगे आप, विश्वजीत जी? ये 3 सवाल हैं मेन कविता जी। सबसे पहले तो इन्होंने एक टारगेट गोल रखा हुआ है 4 करोड़ का और इन्होंने उसके लिए 90 लाख की राशि ऑलरेडी जोड़ ली है म्यूचुअल फंड्स के निवेश के थ्रू। तो मेरा प्लान ये रहेगा कि जो 90 लाख है, अगर हम 10 साल के लिए निवेश करते हैं और 12% का रिटर्न एज्यूम करते हैं CAGR, तो करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख बन जाना चाहिए। और जो बाकी का 1 करोड़ 20 लाख है, उसके लिए करीब 54,000 रुपए की SIP चाहिए। लेकिन ये खुद अभी भी 73,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अपने गोल को बहुत आराम से अचीव करेंगे। अगर ये अपने जो SIP है उसको कंटिन्यू रखते हैं तो बहुत कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कुछ फंड्स के नाम दिए हैं। अगर मैं उनके सारे फंड्स देखता हूं तो एचडीएफसी टॉप 100 एक लार्ज कैप है, मेरे एसेट लार्ज कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, टाटा डिजिटल फंड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। तो ये इसमें से जो स्क्यूडनेस है वो लार्ज कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 5 में से 3 फंड लार्ज कैप फंड है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, अगर ये थोड़ा सा भी जोखिम उठा सकते हैं तो इनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें पोटेंशियल रिटर्न आने का ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए ये एचडीएफसी टॉप 100 जिसमें इन्होंने 20,000 रुपए निवेश किया हुआ है, उसमें से 10,000 रुपए ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में भी इन्होंने 21,000 रुपए निवेश किया हुआ है, तो उसकी जगह मैं इनको बोलूंगा कि 10,000 रुपए उसमें बने रहें और 10,000 रुपए करीब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में निवेश करें या फिर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में करें, ताकि एक डिफरेंट कैटेगरी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए और डाइवर्सिफिकेशन मिले। टाटा डिजिटल फंड की परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर की अच्छी नहीं रही है, तो और बहुत ही हाई रिस्क फंड है, तो उसके लिए मैं इनको सलाह दूंगा कि उसमें से भी आधा पैसा जो है ये स्मॉल कैप फंड्स में लगाएं, जिसमें कि एसबीआई स्मॉल कैप या फिर निप्पो इंडिया स्मॉल कैप में ये निवेश कर सकते हैं।
इनका एक और सवाल है कि इन्होंने बैलेंस एडवांटेज फंड्स में निवेश किया हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अच्छी रणनीति है। बैलेंस एडवांटेज फंड एक डायनामिक हाइब्रिड फंड है जिसमें कि फंड मैनेजर डेट और इक्विटी में दोनों में निवेश कर सकते हैं। मार्केट आउटलुक को कंसिडर करते हुए वो इसमें अपना एक्सपोजर डेट में या इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा या घटा सकते हैं। ये ज्यादातर जो कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए काफी अच्छा रहता है। जैसे कुछ लोग जो रिटायर्ड होते हैं और वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफी अच्छा फंड रहता है। इसमें भी इन्होंने 4 फंड में निवेश किया हुआ है। तो एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और निप्पो इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड में ये बने रह सकते हैं। इसके अलावा कोटक बैलेंस एडवांटेज और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज से हटकर ये सीधा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में 10 लाख रुपए इकट्ठा निवेश कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और थोड़ा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इससे इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये रणनीति अगर ये अपनाएंगे तो अपने गोल्स भी आराम से अचीव कर पाएंगे और अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। चलिए, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, बट उम्मीद करते हैं कि इन्होंने आपकी सलाह को नोट डाउन कर लिया हो। देवी लाल जी मेरे साथ अब फ़ोन लाइन पर हैं शायद। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ मैम। चलिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप टाटा डिजिटल इंडिया यूटीआई का फोकस्ड फंड है आपके पास और आपको फॉरेन ट्रिप्स के लिए 3 साल के बाद इन पैसों को रिडीम भी करना है। मिड एसेट का आपके पास बैलेंस एडवांटेज भी है। ये 1-1 लाख रुपए आपने लमसम डाल के रखा है ना? जी। ठीक है, कब से निवेश कर रहे हैं सर? ये बस वही ये एनएफओ आए थे तब लगाया था। ओह अच्छा। चलिए ठीक है, अमोल बताएं। देवीलाल जी, आपकी जो सबसे देवीलाल जी, आपने सबसे पहले सवाल पूछा था कि एग्जिस्टिंग आपके जो फंड्स हैं वो निगेटिव में चल रहे हैं। ये जरूर आपको जानकारी ये जरूर होगी कि अगर आप इक्विटी फंड्स में निवेश करेंगे तो मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार आपको अपना रिटर्न ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है या रिटर्न आपके कमजोर होते हुए या प्रिंसिपल भी आपका नीचे जाता हुआ आपको दिख सकता है। 3 साल के लिए जो आपने निवेश किया है उसमें मैंने एक चीज जरूर खास करके नोटिस की है इसमें कि आपने इसमें लगभग 5 फंड में 2 फंड यानी 40% आपने चुनाव किया है सेक्टोरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स का, टाटा डिजिटल इंडिया और यूटीआई हेल्थ केयर। ये हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप कोई भी एक सेक्टरल या थीमेटिक फंड में निवेश करते हैं तो वो काफी डिफरेंट होता है डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करने से, काफी डिफरेंट होता है। आपको थीमेटिक फंड में एंट्री एज वेल एज एग्जिट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और अगर एक आप टिपिकल ले इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर हैं तो ज्यादातर लोग ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं या नहीं उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ये लोग नहीं कर सकते। और अगर आपका 3 साल का ही केवल निवेश का होराइजन है अगर आपके सामने, तो मेरे हिसाब से इस डाइवर्सिफाइड फंड में या उससे भी कम आपको रिस्क लेनी चाहिए। आपको बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू डाइवेस्ट आउट ऑफ द थीमेटिक फंड्स और वहां से आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज और एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में जा सकते हैं। 3 साल का अगर आप निवेश करते हैं तो आपको थोड़ी डी रिस्किंग करना बहुत जरूरी है और अगर आप थीमेटिक फंड से बैलेंस एडवांटेज जाते हैं तो ये शायद आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए ज्यादा ठीक होगा। ऑलराइट देवीलाल जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। विश्वजीत जी बताइए, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? जी बिल्कुल कविता जी, हम ज्यादातर फंड्स पे जब बात करते हैं तो एसआईपी की जरूर बात करते हैं और अगर हमें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना होता है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हम एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं या फिर सीएजीआर रिटर्न्स देखते हैं। बट एक अच्छी एसआईपी को अगर इवैल्यूएट करना है डिफरेंट इंटरवल्स में तो मेरे हिसाब से रोलिंग रिटर्न्स का सहायता लेनी चाहिए। अगर आप रोलिंग रिटर्न्स से कंपेयर करेंगे किसी भी एसआईपी को तो आपको एक अच्छा इवैल्यूएशन करने का मौका मिलेगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी एसआईपी में निवेश करना चाहिए या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अमोल?
हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में बात कर रहे हैं, तो सबके लिए मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि अपना टैक्स प्लानिंग जो है वो साल के अंत तक ना रखें। इसमें से दो चीजें आपको अच्छी हो सकती है अगर आप रेगुलर प्लानिंग कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड ईएलएसएस अगर आपका है तो आप उसमें अपना एसआईपी शुरू करें रादर देन वेटिंग फॉर वन पीरियड ऑफ टाइम जब आपको लमसम देना पड़े। तो दो चीजों से आप बच पाएंगे। एसआईपी के द्वारा आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और एक अच्छा एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। और दूसरा यह है कि साल के अंत में दिसंबर या जनवरी फरवरी में आपको 1.5 लाख रुपए एक रकमी आपको अपने जेब से नहीं देना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं तो ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, प्लानिंग के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। चलिए आखिरी सवाल शो का लेंगे रोहित का, जिन्होंने ट्विटर के ज़रिए सवाल भेजा है। और विश्वजीत जी, सवाल आपके पास है। तो उन्हें अलग अलग तरह के सवाल पूछे हैं इन्होंने अपने निवेश को लेकर। तो पहला जो सवाल है कि ईटीएफ क्या म्यूचुअल फंड से बेहतर है, किस तरह से इसमें निवेश करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक आजकल लेटेस्ट डिस्कशन रहता है कविता जी कि ईटीएफ में निवेश करें या फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे एक्टिव फंड्स जिसके लिए उनको एक अच्छी खासी फीस दी जाती है, एक्सपेंस रेशियो जिसको कहते हैं, वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। तो ये ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स में ऐसा देखा गया है। और इसलिए काफी लोगों का, इन्वेस्टर्स का रुझान जो है ईटीएफ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ईटीएफ में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है कंपैरिजन टू एक्टिव फंड्स जहाँ पे फंड मैनेजर्स की फीस वगैरह रहती है। तो काफी निवेशक सोचते हैं कि ईटीएफ के थ्रू निवेश करें। एक तो एक्सपेंस रेशियो कम है और आपको जिस इंडेक्स में वो निवेश करते हैं, जिस तरीके के इंडेक्स में निवेश करते हैं, आपको वो रिटर्न्स तो मिल ही जाती है। तो मेरी उनको सलाह ये रहेगी कि जब भी आप क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लार्ज कैप फंड्स के जो ईटीएफ्स हैं आप उसमें निवेश करें। लेकिन अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना है तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा लाभ रहेगा, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर्स के पास एक बहुत बड़ा विंडो होता है चूज करने के लिए कि कौन से स्टॉक में वो निवेश करें। और उनकी रिटर्न्स भी, क्योंकि वो बेंचमार्क को बीट करना चाहते हैं, अल्फा क्रिएट करते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न्स आने के पोटेंशियल रहते हैं, जहां पे उनका एक्सपेंस रेशियो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अल्फा जो क्रिएट करते हैं वो एक्सपेंस रेशियो से कहीं ज्यादा होता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि वो लार्ज कैप के लिए ईटीएफ का सहायता लें और मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, जिसमें कि निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, जैसे मैं बोलता भी आ रहा हूँ, या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स में, ऐसे फंड्स में निवेश करें और उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और ईटीएफ में भी निवेश करें क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशियो कम है, लेकिन वो वहां पे उनको डीमैट फॉर्म में ही निवेश कर सकते हैं और किसी ब्रोकर के थ्रू उनको निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स की तरह बिहेव करते हैं और आप कभी भी इसमें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। थोड़ा सा लिक्विडिटी का इश्यू रहता है, क्योंकि इसलिए उसी ईटीएफ में निवेश करें जिसमें एयूएम ज्यादा हो। और म्यूचुअल फंड्स में जो डिफरेंस रहता है वो यही रहता है कि आप वहां पे डे एंड की एनएवी आपको मिलती है, उसके बेसिस पे आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से मिक्स्ड स्ट्रैटेजी लेके चले, कुछ एक्टिव और कुछ पैसिव, इससे उनका एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए। ऑलराइट, चलिए जितना समय था हमारे पास कोशिश की गई ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शो में शामिल करने की और लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने की, लेकिन इसी के साथ शो को समाप्त करना पड़ेगा। विश्वजीत जी, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला दर्शकों की, आज आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते हम अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे छोड़े जा रहे हैं, जहां पर आपने अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। और आपके निवेश के सफ़र में कोई भी अड़चन आपके सामने आ रही हो, आपको किसी फंड में निवेश करना हो या एग्जिट करना हो, आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।